मैं आपके मार्क्स दूंगी आखिरी के 5 मिनट में, ठीक है, आखिरी के 5 to 10 मिनट्स में आपके मार्क्स प्लस आपकी जो गलतियां रही हैं पेपर में थ्रू आउट वो हम डिस्कस कर लेंगे। टुडे आई एम लाइक मोर ऑन आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन फिनिशिंग दिस चैप्टर। आपका चैप्टर 1 में फिनिश करवा दूं कल, ताकि एक चैप्टर 1 के थोड़े बहुत डाउट, चैप्टर 3 के डाउट थोड़े बहुत शुरू लेकर और नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स में स्टार्ट करवा दूं, ठीक है। सो बाय द टाइम थर्सडे आता है, थर्सडे तक आपका पॉलिनोमियल काफी हद तक, पूरा नहीं होगा पर काफी हद तक हो जाएगा। एंड दीज 5 days व्हेन आई एम नॉट हियर फॉर द क्लासेस, ठीक है, कोई ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, पर प्लीज मेक श्योर अपनी पिछले रिविजन करते रहो। जो टेस्ट मिस किए हैं हमने वो टेस्ट दोबारा से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो उन सबका। हैव योर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन प्रैक्टिस की हो, जब मैं आऊं तो आपके पास डाउट्स हो, प्लस आगे का काम जब हम फॉलो कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, तो आपके पास हो कि हाँ ये कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है। कॉन्सेंट्रेट करना अपने पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर पे, जितना मैंने करवाया है होगा ना उसमें, जितने भी क्वेश्चन करवाए होंगे इनको कम से कम 3 या 4 बार आपने सॉल्व करना है, पॉलिनोमियल्स को रोज की रोज। तो इट विल बिकम वेरी इजी टू पिक अप, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क हर तरह का क्वेश्चन बनता है और पेपर में आते भी हैं। राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम योर मे टेस्ट टिल फाइनल आपका ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और वही फिक्स पैटर्न में क्वेश्चन रहेंगे, उससे और क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। दूसरी चीज, आपने अपने टर्म सिलेबस जो भी मे टेस्ट में आ रहा है स्कूल बाय स्कूल सबने अपने टीचर से कंफर्म करना है क्या है, सो दैट आई कैन स्टार्ट ऑन विद द नेक्स्ट चैप्टर। क्वाड्रेटिक स्टार्ट करना है या कोई और अपनी क्लास में करवा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मैं करवा, ठीक है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली जो पैटर्न होता है ना आजकल स्कूल का, चैप्टर 3 करवा देते हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 भी करवा देते हैं, चैप्टर 4 इन 4 के बाद अपनी मर्जी होती है, कोई एपी से स्टार्ट करता है, कोई कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करता है, कोई इसके बाद ज्योमेट्री करवाता है, ठीक है ना। तो ये 4 चैप्टर मेरा फोकस है बाय द एंड ऑफ अप्रैल खत्म हो जाए। अगर ये 4 बेसिक चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं ना, कैलकुलेशंस वाले, इक्वेशंस वाले, इट बी इजी फॉर यू टू पिक अप फॉर द नेक्स्ट क्लास। समझ में आ गया? विद रिविजन ही होगा और आपके स्कूल के हिसाब से ही होगा, ठीक है। मे टेस्ट का सिलेबस के लिए ना आंख कान अपने सारे रखना वहां पर, स्कूल में क्या करवा रहे हैं। कोई भी ये चैप्टर एक्स्ट्रा कुछ करवा देना कि ये भी करवाना शुरू कर दिया मैं, तो मुझे लूप में रखना, मुझे बता देना कि मैम क्लास में ये करवा दिया, मैम कह रहे थे ये भी आएगा। पहली चीज तो पेपर बिना किसी चैप्टर दिए मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि अगर आपके कोई भी एक स्कूल है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्कूल है उसने एक चैप्टर करवा दिया बाकी को नहीं आएगा, तो मैं आपको थोड़ा बहुत वो करवा के भेजूंगी, ताकि वो क्लास में आपके पास ये ना हो कि वो क्वेश्चन आता ही नहीं था। पेपर देखो कि ये तो एपी का क्वेश्चन है, ये तो मुझे आता ही नहीं, मैं छोड़ करूंगा ही नहीं, मैं पढ़कर नहीं गया, ठीक है ना। हमारे पास वो क्वेश्चन कभी कभी बहुत सिंपल होता है, देखकर हमें सॉल्व करना आता है, उसमें पूरे नंबर ना सिर्फ 2 या 3 नंबर तो मिलेंगे, 1 या 2 नंबर मिलेंगे, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने अगर कुछ चीज मिस की है, कोई चीज हमारी एक्स्ट्रा हो रही है, मुझे रखोगे, मैं अपने आप टाइम निकालूंगी, एडजस्ट करूंगी, एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी, जैसे मर्जी करके आपका वो चैप्टर पूरा करवाऊंगी पेपर से पहले, जरूरी है, ठीक है। तो ये क्लास ये बिल्कुल मतलब सोच के मत जाना कि मैं जब करवाऊंगी तभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हमने कल किया था HCF LCM, उसमें मैंने आपको कुछ कॉमन चीजें करवाई थी। तो दो स्टूडेंट्स अटेंड यस्टरडेज क्लास, आप प्लीज कल क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि उसमें काफी क्वेश्चन करवाए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको चीज करवाई थी वो है फॉर टू नंबर्स ए एंड बी। फॉर टू नंबर्स ए एंड बी लिखो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। फॉर्म्स अपने सब लेकर आना प्लीज बाय थर्सडे, अपने फॉर्म्स और फीस जो भी है सबमिट कर दो, बिकॉज आई डोंट वांट एनी अदर फर्दर 10 मिनट्स वेस्टेड ऑन दीज थिंग्स। फीस दे दो, फॉर्म दे दो, फीस दे दो, मुझे नहीं करना है, ठीक है। सबसे गंदा काम लगता है मुझे। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सच में कहती हूँ, किसी बच्चे को ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम भी फीस इकट्ठी करो, तुम भी फॉर्म लो, फीस दे दो, बात खत्म। सबसे गंदा काम लगता है बच्चों को बोलना, बच्चों फीस दे दो, right? HCF into LCM is equal to product of two numbers, and otherwise actually this fees is a responsibility, एक responsibility है। आप कल मुझे भी responsible hold कर सकते हो कि मैम फीस दी है, पढ़ाते क्यों नहीं, और मैं भी फीस ली हुई है, पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्लास में मैं मिलकर ही मैथ बैठ, आपको छुट्टी है तो हाँ जी छुट्टी है, जाओ, राइट। तो एक जो ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है, दिस इज जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उतने रिस्पॉन्सिबल हूँ, पैसे लिए हुए हैं काम कराने, है ना, मैं अपनी मस्ती से नहीं पढ़ाऊंगी कि आज मन नहीं करा छुट्टी मारो। समझ में आ गया? और वो भी आप भी, आपके पेरेंट्स भी अकाउंटेबल पूरा खींच के रखते हैं, मैम मार्क्स क्यों नहीं आए, मैम ये क्यों नहीं करवाया, मैम ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, राइट। तो दैट इज जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर मेरा मेन एम आपको पढ़ाना है, उसके लिए मैं आपको रोज बताती हूँ कैसे काम करना है।
आपको मुश्किल लगते हैं क्वेश्चन करने, पूरा पूरा 1 घंटा पढ़ने का मन नहीं करता, घर पे मम्मी जो मर्जी कहे, कम से कम रोज का 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करो। जो मैंने क्लास में करवाए हैं, जो टेस्ट में आज क्वेश्चन गलत हुए हैं, घर जाके उन्हीं को दोबारा से सॉल्व करो। वो खुद सॉल्व होने चाहिए, ये नहीं देखकर कॉपी मार के टाइम पास किया हमने। ठीक है, उसमें खुद इक्वेशन फॉर्म करो, देन राइट द नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन तक जाओ और फिर देखो कि अभी अगर ठीक है तो वहां से गलत है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट वी डिड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF into LCM, राइट? एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू नंबर्स, नॉट मोर देन टू नंबर्स। सिर्फ 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, 2 से ज्यादा नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। Then we did for any set of numbers, HCF always divides LCM. For any set of numbers, HCF always divides LCM. HCF LCM को डिवाइड करेगा ही करेगा। ऐसे कोई नंबर्स नहीं बने हैं जिनका HCF निकाला और LCM निकाला और हमने कहा नहीं जी LCM डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, HCF जो है वो हमेशा आपके LCM को डिवाइड करता है। इसका मतलब डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा। इतना क्लियर हो गया ये? राइट, तो इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि 2 नंबर्स have HCF as 16, LCM as 350. So find the product. तो आपने क्या आंसर दिया था? 2 numbers have HCF as 16, LCM as 350. Find the product of the 2 numbers. तो हम क्या लिखेंगे? Not possible because 16 is not dividing 350. 350 is not divisible by 16, so no such numbers exist. ऐसे कोई 2 नंबर्स नहीं है जिनका HCF 16 हो, LCM 350 हो। समझ में आई बात? ये इतना हमें क्लियर है? इसके अलावा कोई डाउट कल की क्लास में कोई रहा हो? फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन मैंने करवाना है वो है टू हाउ टू फाइंड अ गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर और अ कॉम्पोजिट नंबर। जैसे कि आपकी बुक में ही है, बुक का होमवर्क किया था 4th क्वेश्चन तक, 5th क्वेश्चन तक, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको होमवर्क दिया था। जरूरी है कर लो इन क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आया था 3 मार्क्स का, 2 नंबर्स दे दिए, उनका HCF निकालो, हेंस फाइंड द LCM। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है, मुझे करवाना है क्वेश्चन नंबर 6। होमवर्क नहीं करके आओगे ना, यानी सच में क्लास से बाहर निकालना शुरू करना है, या फिर मैं ग्रुप पर डालूंगी होमवर्क नॉट डन। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number, or let me say why it's not a prime number. कभी कभी होता है, check whether it's a prime number, check whether it's prime or composite. ठीक है, या फिर आपको नंबर दिया होगा है, इसका कॉम्पोजिट नंबर, एक्सप्लेन, जस्टिफाई। और ये कैलकुलेशन नहीं करनी होती, हमें इस चीज में हमें कैलकुलेशंस नहीं करनी है कि नहीं जी इसमें कैलकुलेट किया तो 777 इनको 13 से किया, प्लस 13 किया ऐड हमने, अच्छा जी फिर हमारा ये आ गया कॉम्पोजिट नंबर है, फिर मैंने उसको फैक्टराइज करके दिखा दिया। वो नहीं करना। आई हैव टू सॉल्व इट, आई हैव टू सॉल्व इट वेरी लॉजिकली। मुझे इसके स्टेप्स देने, रीजन देने, और वो कैसे, राइट? पहली चीज तो क्या है, जब हमने इन नंबर्स को देखा, कैलकुलेशंस नहीं करनी है, मैंने क्या किया, ये 13 सेम एज सेइंग 2 into 3 plus 1 कितना होता है? 7। 7 इज अ प्राइम नंबर। अब ऐसे ही मैंने लिखा 2 into 4 plus 1 क्या आया? 9, विच इज अ कॉम्पोजिट नंबर। देखो कुछ कैलकुलेशन करने के बाद 7 प्राइम भी बन सकता है, कुछ कैलकुलेशन करने के बाद 9 कॉम्पोजिट बन गया, है ना? मतलब नंबर प्राइम कॉम्पोजिट कभी भी आ सकता है। तो मुझे ये कैलकुलेशन जो मैंने यहाँ पे इजी वाली की थी ना, यहाँ नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं दिखानी है।
मुझे इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखना है कि मुझे पता है फॉर श्योर विदाउट कैलकुलेशन कि ये कॉम्पोजिट ही होगा। कैसे करना है? आपको जब भी नंबर दिया जाएगा ना, आपने क्या देखना है, ये नंबर और इसमें दो नंबर कॉमन है, कौन से? 13। मैंने 13 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रह जाएगा 7 into 11 + 1। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर। वो नंबर क्या है मुझे नहीं पता, ये प्राइम भी हो सकता है, ये कॉम्पोजिट भी हो सकता है, लेकिन वी हैव वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय अदर नंबर। अब चाहे वो 13 ही क्यों ना हो ब्रैकेट्स में, 13 × 13 प्राइम है या कॉम्पोजिट है? 13 × 13 कॉम्पोजिट हुआ। प्राइम नंबर क्या है? एक फैक्टर 13 है, एक फैक्टर 1 है, लेकिन अगर 13 और 13 मल्टीप्लाई हुआ तो 169 बना। एक फैक्टर 1, एक फैक्टर 13 और एक फैक्टर क्या है? 169। 1 और 169 के अलावा उसका एक और फैक्टर है 13। समझ में आ गई बात? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आपके पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट करके एक नंबर एक्सप्रेस हो गया, तो वो नंबर चाहे 100 हो चाहे 105 हो, ये मल्टीप्लाई 100 से हो रहा है या 1000 से हो रहा है वो मैटर नहीं करेगा। मुझे पता है कि जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट बन गया तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। और इसमें हम कौन से थ्योरम यूज करते हैं? वो है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक व्हिच सेज एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, ऑर्डर कोई भी हो, कोई 78 पहले लिखेगा, कोई 13 पहले लिखेगा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है कि दो नंबर्स बन के आ रहे हैं और वो दो नंबर्स किसी में है किसी और में नहीं। ऐसा नहीं है कोई और नंबर कर आ जाएगा बाहर। समझ में आ गया? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट the order in which the numbers appear, right? तो इसको हम लिखते हैं कैसे? हम आप बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस इसको यही दो तीन स्टेप्स लिख कर आने हैं और पेपर में आता है। ठीक है, वन नंबर में या दो नंबर में ये आ जाएगा। आप इसको लिखोगे 13 कॉमन लिया, 7 × 11 + 1। अब 13 × 78 कर दो। ठीक है, और इसके बाद लिखोगे बाय, जिसके मार्क्स मिलेंगे और नंबर कट भी जाएंगे, बाय फंडामेंटल theorem of arithmetic given number is composite। कौन सा? जो आपके पास ये वाला नंबर है 7 × 11 × 13 + 30 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। समझ में आ गया? ये एक नंबर में या दो नंबर में आएगा, और इसमें फिर आपकी जरूरी चीज है, चाहे एक नंबर हो उसमें आधा रह जाएगा अगर ये नहीं लिखोगे, दो नंबर में एक नंबर कट जाएगा और कैलकुलेशन करोगे पूरा गलत हो जाएगा। कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है इस नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन बाय 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 is a composite number। इसमें कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है आपको? 5। 5 कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ रह जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1। अब ये कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत है। अब आप यहाँ को नहीं जी मैं मल्टीप्लाई करूँ 42 × 4 × 3 × 2 फिर उसमें +1 करके फिर हम उसे शो करें, नहीं। उसी चीज को अवॉइड करने के लिए कि कल इसकी कैलकुलेशंस भी कर लो, आई एम वेरी श्योर बिकॉज 5 मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर, चाहे वो प्राइम हो चाहे वो कंपोजिट हो, मोर देन टू फैक्टर्स बन गए। when it has more than two factors other than one and number itself, it is a composite number। लेकिन ये हमें बता रहा है by fundamental theorem of arithmetic, ये बताया है हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 is a composite number। The given number is a composite number। इतना क्लियर हो गया सब?
अब कुछ नंबर्स देखती हूँ, ठीक है, बिकॉज इसमें गलती पता क्या होती है, आपने 5 कॉमन लिया ना और ये 7 6 लिख रहे हो, 5 भी लिख देती हो जल्दी जल्दी में, सिली मिस्टेक, वट एवर इट इज, एंड समटाइम्स उसमें भी नंबर कट जाएगा, दोबारा 5 यहाँ लिखा तो, ठीक है। अब आपके पास नंबर है, एक्सप्लेन व्हाई द गिवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर, उससे पहला आपको दिया हुआ है ये नंबर, इसमें कॉमन क्या लोगे, समझ में आ गया ना, 26 लिखा और यहाँ 13, उसके अलावा मुझे कोई भी फैक्टर प्लस साइन में, एक सेट ये एक ये, इन दोनों में मुझे 13 कॉमन दिखा, मैंने 13 कॉमन लिया, 7 into 11 into 2 +1, ठीक है। तो वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर हम क्या लिखेंगे, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, by fundamental theorem of arithmetic given number is a composite number, ऐसे ही आपने लिखना है ये वाला। हाँ जी, पहले वाले का क्या लिखा आपने, कॉमन क्या लिया है, 23 कॉमन लिया, क्या बन गया, 3 into 5 into 13 into 2 +1, है ना, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और यहाँ पर हमने क्या कॉमन लिया है, 5, ठीक है, 2 into 3 into 3 +1 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाले में हमने क्या लिखा है, 5 कॉमन लिया, ऐसे 10 भी ले सकते हो, ठीक है ना, 5 और 2 इकट्ठा है, आई कैन टेक 10 ऑल्सो, तो ये हो जाएगा 6 into 4 into 3 +1 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। 5 ले लोगे तब भी सही है, कोई इतना खास नहीं है, वो टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, समटाइम्स सम माइट ऑब्जेक्ट की नहीं 2 नहीं लिया, या नेक्स्ट स्टेप पे 2 ले लो, पर्सनल ओपिनियन होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इस नंबर में क्या करेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है, सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू इन दिस नंबर, अच्छा 7 11 13 इनको अगर कैटेगरी वाइज मुझे क्लासिफाई करना हो, 7 11 13 प्राइम नंबर्स, और क्या कह सकते हैं, ऑल ऑफ देम आर ऑड नंबर, तो ये क्या है, एक ऑड नंबर। 5 भी क्या है, दो ऑड्स को ऐड किया तो क्या बनेगा, एंड एक्सेप्ट इवन नंबर विच इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम 2, एक्सेप्ट 2 ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है, और ये इवन है अदर देन 2, द गिवन नंबर, अब इसमें लिखेंगे द गिवन नंबर इज एन इवन नंबर मोर देन 2, विद 2 भी नहीं है, कोई मुझे कहे जी इवन नंबर तो है 2 हुआ, तो फिर 2 तो है ही नहीं, it is more than 2, right, the given number is an even number more than 2, and every even number more than 2 is a composite number,
ठीक है, अब ये चीज लिखनी बहुत जरूरी है, ऐसे चाहे ब्रैकेट्स में जैसे मर्जी फ्रेम कर लो, इस लाइन को ना लिख कर आना है। ये 3 वर्ड्स ना आपके 1 नंबर 2 नंबर या आधा नंबर कटवा देंगे बिल्कुल ही। जैसे मर्जी इसको ना फिट करके आओ, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये पहले लिखो बाद में लिखो, जैसे मर्जी बस लिख कर आना है लाइन। जैसे 9th में ना फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम मैंने कहा था लिख कर आना, वो पहले लिखो बाद में लिखो साइड पे लिखो, ठीक है ना, रीजन वो लिख कर आओगे आधा नंबर सेव हो जाएगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन में ये चीज लिखनी बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक द गिवन नंबर इज एन इवन नंबर एंड एवरी इवन नंबर more than 2 can be expressed as product of two numbers by fundamental theorem of arithmetic given number is a composite number। समझ में आ गया? अब आपको करना है चेक वेदर, इसके बाद हमारे पास है चेक वेदर 3 raised to power 4 plus 6 raised to power 3 is a prime number। check whether the given number is a prime number or a composite number। कॉम्पोजिट है। अपार्ट फ्रॉम कैलकुलेशंस हमने क्या टेक्निक यूज की है इसमें? कैलकुलेशन नहीं की, उसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ? 3 रेस टू पावर 4 है, ठीक है, 6 रेस टू पावर 3 को क्या लिख दिया? 2 रेस टू पावर 3 इंटू 3 रेस टू पावर 3। समझ में आ गया? 2 रेस टू पावर 3 इंटू 3 रेस टू पावर 3। तो अब मुझे क्या करना है, 3 रेस टू पावर 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितनी रह गई? 3 की पावर 1 और दूसरी 2 की पावर। समझ में आ गया? यू हैव टू एक्सप्रेस एवरी नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कॉम्पोजिट और प्राइम चेक करने का सबसे बड़ा हमारा टेक्निक इसका ये रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट की मुझे एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स से शो करना है। So the given number can be expressed as product of two numbers by fundamental theorem of arithmetic। given number is a composite number, not a prime number। क्लियर हो गया इतना? लिख लो, इस चीज को पूरा करो। राइट right? इतना लिख लिया सबने? अब आते हैं उन क्वेश्चंस पर जिन्हें हम कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एचसीएफ एलसीएम। मोर और लेस एक दो क्वेश्चन रह जाएंगे जो इनके थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं, वो कल क्लास में या जब भी नेक्स्ट क्लास हम करते हैं तब मैं आपको करवा दूंगी ये। अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दे आर एप्लीकेशंस। लिखो एप्लीकेशंस ऑफ एचसीएफ एलसीएम, जिसमें आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम दी जाएगी, आपको देखना है उसमें एचसीएफ फाइंड करेंगे या एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ एचसीएफ एलसीएम। अब ये वो वाले क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इनिशियली एचसीएफ के बाद करवाए थे, है ना, और आप कह रहे थे सब में एचसीएफ निकालना है। अब सही पता लगेगा हमें, क्योंकि हमने दोनों चीजें कर ली है कि किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालते हैं और किस में एलसीएम। आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7। बुक निकालो, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7। Exercise 1.1 question number 7, there is a circular path around a sports field। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, Ravi takes 12 minutes for the same। Suppose they both start at the same time at the same point and go in the same direction, which is very important। ये तीन चीजें जो होती है ना, इसी के बेसिस पर लिखा हो चाहे ना लिखा हो हम ये चीज लेकर चलते हैं, क्योंकि इससे ही वेरिएशन आती है। सेम टाइम, सेम पॉइंट, इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये तीन चीजें ही आपको आएंगी।
सेम टाइम, सेम पॉइंट, सेम डायरेक्शन, इसके अलावा नहीं आएगा। नेक्स्ट है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, हमने एचसीएफ निकाला, एलसीएम क्यों निकाला एलसीएम? क्योंकि ये बाद में मिलेंगे, है ना। अब इसमें हो क्या रहा है, एक रनर ए है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, यहां से स्टार्ट किया, स्टार्ट से, और फिर दोबारा से इसी पॉइंट पर आ रहे हैं इन 18 मिनट्स। तो अगर हम बाय व्हाट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट राउंड कवर हुआ 18 मिनट्स में, 2 राउंड कवर होंगे कितने में, 36 मिनट्स में, 3 राउंड कवर होंगे 54 मिनट्स में, 4 राउंड कवर होंगे, 18 का टेबल नहीं आता, 72 मिनट्स, टेबल नहीं आता 18 का, 9 का आता है, 9 का टेबल आता है, 9 फोर सा 36 का डबल करो, हाँ 54, 36 का डबल किया 72। हंसो मत, उसकी तो गलती हो रही है, आप लोग हंसकर अपनी गलती नहीं करते हो, पेपर में तुम्हारी भी यही सिली मिस्टेक्स होती है। ठीक है, so you have 18, 36, 54, 72, राइट। 9 5 से कितना होता है, तो 18 5 से कितना होगा, डबल ऑफ 45 विच इज 90। ठीक है, 9 7 का 63, 18 7 का 63 इंटू 2 विच इज 126। तो जो भी इवन नंबर है, अगर मुझे उसका सिंगल नंबर टेबल आता है, 7 का टेबल आता है तो 14 निकालना आसान है, राइट। 9 आता है तो 18, 6 आता है तो 12, एंड अगर मुझे 8 आता है तो 16 का टेबल आई कैन मोर और लेस 10, थोड़ा डबल करके हम बता देते हैं। सिंपली अगर 12 आता है 24 भी आ जाएगा, 12 का टेबल आता है अच्छे से तो 24 का टेबल भी आप डबल करके निकाल सकते हो। स्पीड कैलकुलेशन में वैदिक मैथ्स में यही सिखाते हैं, मेंटल मैथमेटिक्स में या बैकस में यही टेक्निक्स होती है। समझ में आ गया? अब आते हैं, जब ऐसा अब ऐसा रीजन आउट करके बता रहे हो कि 1 राउंड कवर किया 18, 2 राउंड कवर किए 36, 3 राउंड कवर किए 54, तो 18, 36, 54, 72, ये आप क्या लिख रहे हो नंबर के, 18 के ये क्या है, मल्टीपल्स। जहां पर आप मल्टीपल्स लिख रहे हो तो आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम। ऐसे ही दूसरा बंदा है, वो आपका टाइम लेता है 12 मिनट्स, फिर सेकेंड राउंड कवर करेगा 24, थर्ड राउंड 3 राउंड कवर होंगे 36, और 4 राउंड कवर होंगे 48 एंड सो ऑन। अगेन आई एम राइटिंग मल्टीपल्स, दोनों सेम टाइम पर फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आए, तो मैं कॉमन टाइम देखूंगी, ये 36 और यहाँ पर ये 36, फर्क क्या होगा, इस बंदे ने 36 मिनट्स में 2 राउंड्स किए हैं और इसने 36 मिनट्स में 3 राउंड्स किया, क्योंकि उनके टाइम का फर्क था, उनकी स्पीड का फर्क था, डिस्टेंस सेम था। फर्क ये है कि जब मिलेंगे, पर्सन ए जो कि है सोनिया हैज कवर्ड ओनली 2 राउंड्स, हैज कंप्लीटेड एग्जैक्टली 2 राउंड्स, एंड द अदर पर्सन विच इज रवि हैज कंप्लीटेड एग्जैक्टली 3 राउंड्स। तो इसने 3 राउंड्स कर लिए हैं और इसने सेकेंड राउंड पर, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर है। सो व्हेन दे मीट, वन पर्सन जिसका टाइम है 18 सेकेंड, उसके 2 राउंड्स पूरे होंगे, दूसरा बंदा जिसका टाइम है 12 मिनट, उसके 3 राउंड्स पूरे होंगे। तो कल आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जब मिलते हैं, हाउ मेनी, कैन यू टेल द लीड, वो कितनी लीड में है या उसने कितना लीड लिया है, हाउ मेनी, कितना लीड है राउंड्स का, 1 राउंड, ही हैज डन 1 राउंड मोर देन द अदर पर्सन। ठीक है, कितना लीड लिया हुआ है उसने, 1 राउंड का। समझ में आ गई ये चीज, एलसीएम निकालना समझ में आया? अब क्वेश्चन लिखो। A merchant has, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मार्क कर लेना, पेपर में एज इट इज आ जाता है। A merchant has 120 liters of oil of type A, 120 liters of oil of type A, 180 liters of oil of type B, and 240 liters of oil of type C. So there are 3 types of oil, 120 liters of type A, 180 liters type B, and 240 liters type C. He wants to fill
wants to fill the three types of oil, the three types of oil in tins of equal quantity, in tins of equal quantity. What should be the greatest capacity, equal quantity without mixing? What should be the greatest capacity of such a tin, greatest capacity of such a tin, and number of tins required? ठीक है, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टिन. अब इस केस में क्वेश्चन में देखो कीवर्ड्स होते थे, पहले कहते थे जब आप 6th स्टैंडर्ड या 7th में थे कि ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब एचसीएफ निकाल लो क्योंकि हाईएस्ट कहाँ है. ठीक है, हर बार नहीं होता. क्वेश्चन को समझो क्यों हमने ग्रेटेस्ट में ही एचसीएफ निकाला, बिकॉज दिस क्वेश्चन कैन बी फ्रेज्ड लाइक दिस एज वेल. सिर्फ ग्रेटेस्ट के बेसिस पे अगर आप करते हो ना कहीं ये क्वेश्चन इस तरह भी फ्रेज होता है, विदाउट मिक्सिंग सच दैट, नहीं विदाउट मिक्सिंग, उसके बाद है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टिन्स रिक्वायर्ड. अगर ये चीज दे दो ना तो मिनिमम के हिसाब से आप कहोगे क्योंकि मिनिमम कहाँ है, छोटा कहाँ है, एलसीएम निकाल दो. आप 180, 120, 240 का एलसीएम निकालने बैठ जाओगे, विच इज रॉन्ग. ठीक है ना. सिर्फ अगर मैं इस बेसिस पर ग्रेटेस्ट और लोएस्ट के बेसिस पर काम करती हूँ ना, तो हम एचसीएफ एलसीएम छोटी क्लासेस में कर लेते थे. लेकिन एक स्टेप फर्दर आ जाता है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है और सैंपल पेपर्स में भी लास्ट ईयर बहुत बार क्वेश्चन थे जहां लगता था कि एचसीएफ निकालेंगे पर वो ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम के बेसिस पर हम नहीं निकाल देंगे. ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपने हमेशा क्वेश्चन में अपने आप को पूछना है कि जब आप एक ऑयल को टिन में ट्रांसफर कर रहे हो, ऑयल ए का, टाइप ए का कितना कितना क्वांटिटी है अपने पास, 120 है ना. अब ये 120 भर सकता है या फिर 120 से कम. क्या वो इस टाइप ए का 121 लीटर किसी कैन में भर सकता है, किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी वेसल में, किसी भी कैन में, टिन में? क्या वो 121 या 125 भर सकता है? नहीं. समझ में आ गया. जब उसे वेसल्स को फिल ही करना है, इस ऑयल को टिन्स में फिल करना है, राइट, तो उसे 120 मैक्सिमम टू मैक्सिमम भर सकता है या फिर क्या करेगा उससे कम. समझ में आ गया. या 180 फिल करेगा या उससे कम, राइट. 240 होगा या लेस देन 240. बात समझ में आई. सो वी आर लुकिंग फॉर अ नंबर, which is less than 120, which is less than 180, which is less than 240. तो जब आप 120 से इन तीनों में सबसे छोटा नंबर है 120, उससे भी छोटे वाले में जा रहे हो तो आप क्या निकालोगे, एचसीएफ. क्योंकि एक प्रॉपर्टी एचसीएफ की क्या करवाई थी, HCF is less than the smallest number in the group. हमारे पास जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है उसमें HCF या तो छोटा होगा या 120 के इक्वल होगा. समझ में आ गया. तो इस केस में we will find HCF of 120, 180, 240 which is equal to 60. Now find the minimum number of tens also. ठीक है. सो HCF विल बी 60. दूसरी चीज, क्यों हंसी आ रही है हमें, आउट, बाहर निकलो. आज तुम बाहर निकलोगे ना, तुम्हें सबसे कहती हूँ, बाकी सब निकलेंगे, तुम भी जा लगता है. निकल बाहर, निकल बाहर, निकल जाओ, खड़ो, आउट. मैं इग्नोर करती हूँ ना, आप उसको ना एज वो ले लेते हो. सच में कह रही हूँ, आप लेते हो एज लेवरेज. बस नाम इग्नोर कर रही है, मैम को पता नहीं लग रहा.
मैं सच में कहती हूँ क्लास का फ्लो ठीक है ना बोलो कुछ भी, बाहर जाओ। इतनी हंसी हमें क्या आती है, क्या आपके आपस में कमेंट्स है, क्या मैं ऐसा कर रही हूँ, क्या मैं ऐसा बिहेव कर रही हूँ कि आपको हंसी आ रही है? चलो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ टीम्स रिक्वायर्ड। क्लास में हर जगह ऐसे बिहेव करते हो? यही तुम्हारा एटीट्यूड है क्लास में? या मैं आपको घर से बुला के लाती हूँ कि बैठो यहाँ पे आके? बिल्कुल बेसिक कर्टेसी, मतलब मैनर्स के नाम पे छोड़ो, बेसिक कर्टेसी, एक बैठा हुआ बोल रहा है कोई क्लास में, उसके साथ हमारी कर्टेसी नहीं है, हमें हंसी आ रही है, और वो भी पता नहीं क्या इशारे करके हमें हंसना है। बिल्कुल ही बदतमीजी का लेवल जो होता है ना, कि पार कर रहे हैं, और तुमसे एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था जो तुम बिहेव कर रहे हो। So we'll find the HCF of three numbers 120, 180 and 240 liters. HCF इनका क्या होगा? 60। HCF निकालना तो हमें आता है, ठीक है ना, इजी है निकालना HCF, राइट। अब हमें करना क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ टेन्स रिक्वायर्ड। अगर हमें सिंपल मिनिमम नंबर ऑफ टेन्स रिक्वायर्ड कहा हो, हाउ डू वी फाइंड HCF निकालना या LCM? पहली चीज तो हमने ये देखा कि हमें नंबर चाहिए हर एक टेन में भरने के लिए छोटा। फिर जो आपके पास इन नंबर्स का यूनिट है, क्या है? 120 लीटर्स, 180 लीटर्स, 240 लीटर्स। आपके एचसीएफ का भी यूनिट वही होगा। समझ में आ गया? इक्वेशन में भी आप गलती ये करते हो, अभी भी दो तीन इक्वेशन में गलती ये की हुई है। हमें नहीं पता हम एक्स और वाई क्या ले रहे हैं, लेकिन आपने लिखा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36, राइट? आपने लिखा लेट स्वीट ए एक्स लेट स्वीट बी इक्वल टू वाई, क्योंकि पता लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, उसको प्राइस दिया है या क्वांटिटी दिया है। लेकिन आपको ये क्लियर हुआ एक्स प्लस वाई 36, 36 क्या था? केजी। तो ये एक्स भी क्या होगा? केजी, और वाई भी क्या होगा? केजी। इक्वेशन में यूनिट्स भी सेम होते हैं। इन द सेम वे जब आपने एचसीएफ निकाला, तो जिन नंबर्स का एचसीएफ निकाला है, जो उनका यूनिट है एलसीएफ, एचसीएफ में वही यूनिट एलसीएम में वही यूनिट होगा। ठीक होगी बात? 60 liters is the HCF. That means this is the quantity of oil in each tin. Quantity of oil in each tin. क्लियर हो गया? मिनिमम नंबर ऑफ टिन्स रिक्वायर्ड में आप क्या करेंगे? 120 by 60 टाइप ए के ऑयल को भरने के लिए बी रिक्वायर 2, 180 by 60 that means 3 tins, 240 by 60 that means 4 tins. तो टोटल नंबर ऑफ टेंस कितने होंगे? 2 प्लस 3 प्लस 4, 9। एंड दिस विल बी द मिनिमम नंबर। अगर इससे क्वांटिटी को वेरिएशन करते हो, इक्वल क्वांटिटी रखते हो, यू कैन हैव 12 लीटर्स ऑफ ईच टाइप ऑल्सो। आपके टिन की कैपेसिटी 12 भी हो सकती है, 1 लीटर भी हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ टिन्स तब 9 से ज्यादा ही होंगे, मतलब इतने तो हमें चाहिए। तो 9 टिन्स में हर एक टिन में मैक्सिमम क्वांटिटी भरी हुई है। हम नहीं, एचसीएफ डेसिमल में नहीं आया, ठीक है? एचसीएफ एलसीएम नंबर्स में ही बात करते हैं, नेचुरल नंबर्स में बात करते हैं, डेसिमल्स में नहीं आता अनटिल अनलेस हमारे पास डेसिमल्स है। ठीक होगी बात? अगर आपका 1.2 लीटर होता तो हो सकता है, पर उसमें भी हम उसे क्या करते हैं? 120 या 1200 ml ले लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट लिखो। 3 tankers contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. 403, 434, 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity
of a container that can measure, तुम ना ऐसा करो, क्लास के बाहर जाओ, जब भी पढ़कर आएगा ना तो समझ लेना सारा, ठीक है? आउट जाओ, तुम्हें आंसर पहले जानना है ना। हाँ, ये पढ़कर आएगा ना बच्चे, ये पढ़कर आएगा, उसके बाद ना आके समझ लेना पूरा। That can measure the diesel of 3 containers exact number of times. अब क्योंकि इसमें हमारा ये वर्ड लिखा हुआ है ना, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, इसी वजह से पता लगेगा कि हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स होता है कि जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम मेजरिंग 9.5 मीटर और मेरे पास 1 मीटर का स्केल है, तो 9 मीटर में तो मैंने 1 मीटर एग्जैक्टली रख लिया, 0.5 में मैं उसके हाफ पे लेके जाऊंगी, तो ये एग्जैक्ट नहीं हुआ, ठीक है? मैंने 0.5 का स्केल लिया, तो 19 टाइम्स मैंने उसे रोटेट किया और मेरा 9.5 मीटर मेजर हो गया, वो होता है एग्जैक्ट। 0.5 लिया और एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मैंने मेजर कर लिया। अब मैं कह रही हूँ 0.5 बहुत छोटा है यार, इससे बड़ा बनाते हैं, तो मैं क्या लूंगी, 1.9 ले लू। 1.9 मीटर का मैंने स्केल लिया, अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा लिया उसको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट, और 5 बार घुमाकर 9.5 को मैंने मेजर कर लिया। समझ में आ गया? तो जो हमारे अब रिक्वायरमेंट्स है या जो हमारे यहाँ बिजनेस प्रैक्टिस है, हमारे पास ये 3 क्वांटिटीज ही आती हैं, 403, 434, 465, यही कैपेसिटीज हैं। तो मुझे इन्हें एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर करना है, तो वो मैक्सिमम कैपेसिटी कौन होगी, कौन सी होगी जो इन तीनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर करेगी। तो उसके लिए दिस इज मैक्सिमम कहा है, प्लस मेजर करने का मतलब है जब आपने 95 को मेजर किया, तो या तो स्केल लिया 1 मीटर का, 0.5 का, 1.9 का या 19 का, ऐसा जो उससे छोटा था। So when you look for a number which is smaller than the given numbers, then always we say we find the HCF. ठीक है? 403, 434 and 465, इसका LCM निकालना है। हाँ जी, अब LCM निकालो, HCF निकालो, LCM नहीं, HCF निकालो। अब इन तीनों का HCF निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, इस क्वेश्चन में क्लैरिटी हो जाती है कि HCF LCM निकालना है, और उसके बाद HCF में 403 को हम चेक करते हैं, किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 2, 3, 5, 7 नहीं समझ में आ रहा, तो हमेशा हम क्या करेंगे, 3 से किसने कहा, 13 से। अब क्या करते हैं, 434, अगर मान लो ये 403 को छोड़कर आई कॉन्सेंट्रेट ऑन 434, आई नो दिस इज डिविजिबल बाय 2, समझ में आ गया? तो ये क्या बन जाएगा, 217। अब नहीं समझ में आ रहा 217 अगेन, देन आई गो फॉर 7 भी है, 465, ये 5 से डिवाइड होता है, 9, 3, ये 3 से डिवाइड होता है। समझ में आई बात? ये प्रॉब्लम क्या आती है कि क्लास में हम कर रहे हैं, कोई एक बच्चे ने बोल दिया ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, हमें लगा हो गया काम, हमारा इजी हो गया। पर जब ये क्वेश्चन एज इट इज हमें खुद को मिलता है सॉल्व करने के लिए, आई हैव सीन मेनी टाइम पीपल गेट ना, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, नहीं बने, फिर हमने छोड़ दिया। आप तब छोड़ो मत क्वेश्चन को, दूसरा वाला नंबर लो, उसके फैक्टर्स कर लो, जहां तक समझ में आते हैं वहां करो, तीसरे वाले नंबर के फैक्टर्स कर लो। अब 465 फिर भी इजीली फैक्टराइज हो गया, तो उसमें आपको एक नंबर दिखा है 31, उसके फैक्टर्स में आपको दिखा है 3, उसके फैक्टर्स में आपको दिखा है 5। मुझे पता है ये दो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होते, मुझे पता है दोनों नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होते। अब बचा कौन सा, 31, आई चेक फॉर 31। समझ में आ गया? मेनी अ टाइम्स इट्स नॉट वेरी इजी टू फाइंड HCF, फैक्टराइज नहीं होता नंबर हमसे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो एक नंबर इजी लगे, कोई 5 का मल्टीपल, कोई इवन नंबर, उसको फैक्टराइज करना शुरू कर दो, ठीक है? एक भी नंबर अगर 3 या 4 नंबर से एक भी नंबर फैक्टराइज हो जाता है, उसके फैक्टर से बाकी नंबर को डिवाइड करके देख लो, आपको अपने आप थोड़ी बहुत फैक्टराइजेशन क्लियर हो जाएगी, राइट? सो हियर वी हैव 7 अगेन 13।
बहुत मुश्किल है, उससे अच्छा एक्चुअल डिवाइड है। इसके लिए हम यूनिट प्लेस देखते हैं, ठीक है 7, और फिर हम एक फैक्टर लेते हैं, या होता है +5 या -2। अब वो कैसे आता है वो उसका अलग प्रोसेस समझना, तो इससे अच्छा है चलो, ठीक है। अगर आप ये चेक कर रहे थे कि मुझे आता है कि नहीं आता, मुझे बिल्कुल आता है, मुझे 13 भी आता है, मुझे 17 भी आता है ना। हाँ, अगर तुम्हें ये चेक करना था कि मैंने सीखा हुआ है, हाँ मैंने सीखा हुआ है, पर मुझे रिवाइज नहीं करना। अभी मुझे पता है पूरी टेक्निक, आई रिमेम्बर, आई जस्ट हैव टू सी इट अगेन, समझा भी दूंगी, बट तुम अपना दिमाग उस पर मत लगाओ अभी। अच्छा, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, उससे अच्छा होता है एक्चुअल डिवाइड करना। और वो सिर्फ अगर हम कॉम्पिटिशन देते हैं ना, तो हमें कुछ क्वेश्चन में चाहिए होता है, बहुत कम यूज होता है, बहुत ज्यादा कम, बिकॉज इट्स वेरी इजी फॉर मी टू डिवाइड इट एंड देन चेक, रादर देन 7 है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया आता है 14, है ना। तो अब 21, क्योंकि -2 इसका फैक्टर है, तो 21 -14 किया, 217 बना ना। इसको हमने सेपरेट कर लिया यूनिट प्लेस को, -2 इज इस फैक्टर को याद करना होता है। 21, 7 इंटू -2 कितना बना, -14। इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर, ठीक है। क्या आ गया, 7। एट दिस स्टेज इट्स इजी फॉर मी टू चेक कि 7 इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो ये नंबर डिविजिबल बाय 7। अगर 5 का देखना है, +5 का, ये देखिए इसमें सिर खपाने का कोई फायदा नहीं है। 21 + 7 इंटू 5, 21 प्लस अगेन दिस नंबर। अगर तुम्हें यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, 56, मान लो ये नंबर मुझे नहीं क्लियर है कि मल्टीपल है कि नहीं है 5 का, 7 का, तो मैं अब 7 का काम 5 से ले रही थी ना, तो 5 इंटू 5 + 6 इंटू 5, 35 आ गया। अगेन ये चलता रहेगा। सो इफ इट्स अ नंबर ऑफ 10 डिजिट्स, तब हम यूज कर सकते हैं, पर उसमें -2 + 5 याद करना होगा। 403 के फैक्टर्स आपके पास बने 13 एंड 31, ठीक है। सो मेरा HCF इसमें आ गया 31 लीटर। अब एक क्वेश्चन और करवाना था मुझे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये पेपर्स में आता भी है, और पेपर में अगर आता है तो 100 मतलब 95% चांसेस है कि गलत तो करके आओगी। ये है ट्रैफिक लाइट्स, एक ये क्वेश्चन है, इसके साथ ही लिख लो एक बेल्स वाला क्वेश्चन है जो कल क्लास में करवा, मैं भी लिख लेती हूँ, इसके बाद आई टेक योर मार्क्स। ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट क्रॉसिंग, traffic light at 3 different crossings change after every 48 seconds, 72 seconds, 108 seconds respectively. If they change simultaneously. So I hope you understand the meaning of simultaneously. ठीक है, together, इकट्ठे चेंज हुए हैं। समटाइम्स आप देखोगे क्रॉसिंग करते हो तो थ्रू आउट आपको लाइन में ग्रीन लाइट दिखती है सबकी, थ्रू आउट सबकी रेड लाइट दिखती है, ठीक है। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 8 AM, at what time, at what time will they again change simultaneously? What time will they again change simultaneously, again change together? आपको ऑप्शन देती हूँ, फिर तो पक्का ही है गलती होगी। ठीक है, पहली चीज तो ऐसा क्वेश्चन देखोगे, HCF निकालना है या LCM, पहले ये डिसाइड करोगे, उसके बाद निकालोगे, उसके बाद हम उसे कन्वर्ट करेंगे टाइम में, और फिर 8 o'clock के बाद कितने मिनट्स पास हो गया, कितना हमारा टाइम हो गया कि हम टाइम बताएंगे, एग्जैक्ट घड़ी में टाइम क्या बना, समझ में आ गया। सो माय फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमिन वेदर वी फाइंड HCF और वी फाइंड LCM। हाँ जी, क्या फाइंड करेंगे हम। अब ये क्वेश्चन जो हमारे पास, हाँ जो हमारे पास ये आया ना, थिंकिंग प्रोसेस आया, अब समझ में नहीं आता हमें HCF निकालना है या LCM।
तो इसमें मैं स्टार्ट कैसे करती हूँ, उसने कहा HCF है ना। अब हम क्या करेंगे, ट्रैफिक लाइट चेंज हो रही है, 48 सेकेंड के बाद चेंज हुई है ना। तो इसमें 24 का काम है कि इसके ऊपर जाए। नेक्स्ट चेंज कब करेगी, अभी चेंज किया, उसके 48 सेकेंड के बाद वो रेड से ग्रीन होगी, फिर रेड से ग्रीन होगी आफ्टर, मतलब ग्रीन से रेड होगी आफ्टर 48 के बाद कब होगी, टाइमर अगर 48 का है, लाइट उसमें आफ्टर एवरी 48 सेकेंड लाइट जल जाती है फिर बंद हो जाती है, ठीक है। तो 48 सेकेंड के बाद लाइट रेड हो गई मान लेते हैं हम, या लाइट ग्रीन हो गई, तो नेक्स्ट लाइट ग्रीन फिर कब होगी, आफ्टर 96, आफ्टर एवरी का होगा ना 48, तो पहले 48 के बाद फिर 96 सेकेंड के बाद चेंज होगा, और फिर 48 इंटू 3 144 सेकेंड में क्या लिखना शुरू कर दी उसने, मल्टीपल्स। तो मुझे निकालना क्या होगा इसमें, एलसीएम। किसी भी एक नंबर में मुझे समझ में आता है कि मैं मल्टीपल जितना शुरू कर रही हूँ, तो मुझे इसमें फाइंड करना होगा एलसीएम। क्लियर हो गया। इसमें कुछ नहीं कहा हुआ कि मुझे मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। जैसे आपका पहला वाला क्वेश्चन था, 18 मिनट में एक राउंड पूरा किया, 12 मिनट में एक राउंड पूरा किया, ठीक है ना। तो अब दोबारा कब मिलते हैं, दोबारा इकट्ठे कब होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो हमने एलसीएम निकाला, तो सेम वही क्वेश्चन है, ट्रैफिक लाइट चल रही है, 48 सेकंड के बाद रेड ग्रीन आया, फिर 48 सेकंड के बाद रेड, फिर 48 सेकंड, मतलब स्टार्टिंग से 48 96 144 एंड 192 सो ऑन, ऐसे ही 72 144 सो ऑन, 108 216 सो ऑन। तो मुझे इसमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो अब आपको काम है 48 72 108, एलसीएम निकालो, कितना आएगा 432, क्या होगा एलसीएम, आगे क्या होगा सेकेंड, करो। हाँ 7.2, मैंने कहा था ना ऑप्शन दूंगी पक्का गलत होगी, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। क्यों पता नहीं ऐसे ही। अच्छा किसी ने सी पार्ट कहा, हाँ डी, डी क्यों, डी पार्ट, अच्छा। अब आते हैं, अभी बहुत बेसिक है, कन्वर्जन ऑफ सेकेंड्स टू मिनट्स, है ना, ये हमने किया था 5th स्टैंडर्ड में, यूनिट कन्वर्जन था। 432 समझ में आया, एलसीएम घर पे आराम से निकालना, 432 आएगा, निकालना जरूर। अब इसको मिनट्स में चेंज करना है, तुमने सी पार्ट का वो भी गलत, 60 आ गया। हाँ जी, मैंने कहा था ना टाइम दूंगी तो हमेशा गलत होगा। अगर आपको ये 4 ऑप्शन देते हैं ना, इसमें बहुत चांसेस है कि गलत आता ही आता। आपने इसको डिवाइड किया 60 से, क्या लिखोगे, 7 जा 420, ये क्या बचा 12। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 120 लिखते हैं और 0.2 कर देते हैं, और कहते हैं आ गया रिमाइंडर 0। ये 7.2 मिनट्स है, 7.2 मिनट्स, जिसको हम रीड कर लेते हैं 7 मिनट्स 2 सेकेंड या 20 सेकेंड। समझ में आया। आपने इस 432 सेकेंड्स के 7 मिनट्स कंप्लीट कर दिए, और कितने बच गए आपके पास, 12 सेकेंड्स। समझ में आ गया। 432 सेकेंड्स के 7 मिनट्स कंप्लीट कर दिए, बैलेंस कितने बचे, 12 सेकेंड्स। तो टाइम कितना होगा, 8 7 12, 8 o'clock 7 minutes 12 seconds। टाइमर डिजिटल वॉच पे बनेगा 8:07:12। समझ में आ गया इतना। मैक्सिमम गलती यही होती है, यही मार्क करते हैं, ये तो कोई भी नहीं कहता। ठीक है, जाना नहीं है अभी आपने, मुझे मार्क्स बताना फिर जाना है।